हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, इस वीडियो में आज हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस क्लास का जो बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ है वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके वहां से इस वीडियो का बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी सीएससी मेंटर्स वर्कशॉप इन एसोसिएशन विद द हिंदू। इन वर्कशॉप में आपको देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जाएगा। यह सेशन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। यह सेशन 11 दिसंबर को 5 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव होगा। इन क्लासेस से आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर पाएंगे तथा अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाएंगे। इस मेंटर्स वर्कशॉप में आपकी जो अगली क्लास होने वाली है वो होगी मेंस ऐसे राइटिंग से रिलेटेड। इस सेशन में फेमस एनवायरमेंटलिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सुनीता नरेन मैम और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स सुदर्शन गुर्जर सर जो हैं अर्बन क्राइसिस इन इंडिया यानी कि भारत में शहरी संकट पर डिस्कशन करेंगे। यह सेशन जो है हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा एंड इसके नोट्स अंग्रेजी में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यह सेशन जो है 11 दिसंबर को 5 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव होने वाला है। इन सेशन से आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं और इन क्लासेस को लाइव देखकर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए इसमें अपने आप को एनरोल करें। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, देन उस पर रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद अपना गोल यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर दोबारा से क्लिक करके इन क्लासेस में अपने आप को एक्सेस कर लेना है। इन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको यूज़ करना है हमारा रेफरल कोड UNYT10। तो जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड UNYT10 यूज़ करेंगे वैसे ही आप इन कक्षाओं में अपने आप को एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए साथियों, अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो साथियों, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है NaCl विलयन अगर कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या यह एक विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो साथियों, यह एक विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है सोडियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। कॉपर की अपेक्षा जो Na है यानी सोडियम है वह अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जो है वह क्लोरीन का विस्थापन नहीं होने देगा, इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। सेकंड ऑप्शन में बात करें हम MgCl2 और एल्यूमिनियम की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर भी जो है जो Mg है मैग्नीशियम है वह एल्यूमिनियम से अधिक क्रियाशील है। ठीक है। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में हमारा जो Fe है यानी फेरम है वो भी जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पर भी जो है विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर हमें AgNO3 विलयन दिया है और कॉपर धातु दी है। तो साथियों, यहाँ पर जो Ag है वो कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है। ठीक है, यानी कि जो Ag है यानी चांदी है वो कम क्रियाशील है किससे? कॉपर से। इसलिए क्या होगा, जो कॉपर है वो विस्थापन कर लेगा किसका? नाइट्रेट का, NO3 का।
ठीक है। तो इससे कौन सी अभिक्रिया बनेगी हमारी, इससे बनेगी हमारी एक विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, या तीनों को कर कर हम जो है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगाने से बचा सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, हम तीनों विधि के द्वारा जो है यहाँ पर जो है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचा सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सी विधि उपयुक्त है। तो कौन सी विधि उपयुक्त है यहाँ पर, तो वो है जिंक की परत चढ़ाकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ग्रीस लगाएंगे और पेंट लगाएंगे तो साथियों क्या होगा, यह जो लोहे का फ्राइंग पैन है वह गर्म होकर क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक है, गर्म होकर क्या होगा, जलने लगेगा। लेकिन यदि हम जिंक की परत लोहे के फ्राइंग पैन पर जड़ाएंगे तो यह ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर हम ग्रीस लगाएंगे और पेंट लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो लोहे का फ्राइंग पैन है वो गर्म होकर क्या होगा, जलने लगेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, यानी जिंक की परत चढ़ाकर हम लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है। तो साथियों हमें उस तत्व का नाम बताना है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाए और साथ ही क्या हो, यौगिक जो है जल में विलेय हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। यदि हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया कैल्शियम के साथ करवाएंगे तो हमें उच्च गलनांक वाला कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो साथियों जब हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा जो कि कैसा होगा, जो कि होगा जल में विलेय भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम कार्बन की बात करें तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि जल में अविलेय है, जो कि जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जो सिलिकॉन है और लोहा है, यह धातुएं भी जो हैं हमारी जो है जल में अविलेय हैं। ठीक है, जल में विलेय नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कैसा होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन नंबर सी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टिन है वो जिंक की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। साथियों हम खाद्य पदार्थों में जिंक की अपेक्षा जो है टिन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो टिन होता है साथियों वो कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम जिंक की परत जो है खाद्य पदार्थों में अगर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, इससे कुछ हानिकारक पदार्थ जो हैं हमारे शरीर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो जिंक है वो खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर लेगा और कुछ हानिकारक पदार्थों को उत्पन्न करेगा जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए जो है हम टिन का उपयोग करते हैं किस पर, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका प्रयोग करके धातु एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। यानी हथौड़े, बैटरी, बल्ब, तार का उपयोग करके जो है हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु जो है धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। तो साथियों इसके लिए हम पहले आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होगा, हम इनको क्या करेंगे, तत्वों को, सभी तत्वों को क्या करेंगे, हम हथौड़े से पीटेंगे। तो जो हथौड़े से पीटने पर जो धातु जो है, जो तत्व जो है
टूट जाएगा वो तो होगा अधातु, यानी टूट कर जो बिखर जाएगा वो तो होगा अधातु, और जो पतली चादर नुमा बना लेगा तो वो तो होगा हमारा धातु। ठीक है, जो टूट कर बिखर जाएगा वो अधातु, और जो पतली चादर नुमा बनाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, हमारा धातु हो जाएगी। वह तत्व हमारा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो तरीका है हमारा, विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी तथा स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाएंगे। निम्न परिपथ जो हम नीचे अभी आपको दिखाएंगे, इस प्रकार का एक परिपथ बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद बारी बारी से धातुओं और अधातुओं के दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे नीचे। हम पाते हैं कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जबकि अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, तो आइए चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो साथियों, हमें करना क्या है, हमें इस प्रकार से एक बैटरी लेनी है। ठीक है, बैटरी से एक तार निकालना है और बल्ब से जोड़ देना है। एक सिरे को हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है एक स्विच, जहाँ पर हम लगाएंगे धातुओं को। जहाँ पे क्या लगाएंगे, हम जांच के लिए धातु का टुकड़ा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक लगाएंगे स्विच। अब यहाँ पर हम जैसे ही धातु का टुकड़ा, कोई भी तत्व का टुकड़ा लगाएंगे तो क्या होगा, अगर वो धातु होगी तब तो हमारा बल्ब क्या होगा, स्विच ऑन करते ही जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की स्वचालक होती हैं। कैसी होती हैं, विद्युत की स्वचालक होती हैं। कौन, धातुएं। अगर हम बात करें अधातु की, तो अधातु अगर कोई तत्व जो है अधातु होगा, अगर उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और स्विच को ऑन करेंगे तब क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि वह क्या है, अधातु है। क्यों अधातु है, क्योंकि अधातुएं जो हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि विद्युत का प्रवाह जो है धातुओं में नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम धातु एवं अधातु की जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब जो परीक्षण था वो हमने कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो तरीका है हमारा वो ए वाला है। कौन सा है, ज़्यादा उपयुक्त तरीका कौन सा है, ए वाला है। क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। ठीक है, ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु विद्युत का सुचालक है। जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, वो सुचालक होता है किसका, विद्युत का। लेकिन अधातु है, फिर भी यह क्या है, हमारा एक अपवाद है। इसके साथ भी बल्ब क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। लेकिन सभी अधातुएं भंगुर होती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि ये कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। ठीक है, भंगुर होने के कारण ये क्या होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, तो हमें जो हमारा उपयुक्त तरीका है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है। अगर हम बी की बात करें तो बी वाला भी तरीका ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर कभी कभी जो है अपवाद भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो साथियों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यह है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो साथियों, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। यानी कि जब हम धातु ऑक्साइड, ऐसे जो तत्व होते हैं जो अम्ल से भी, किससे, अम्ल से भी और क्षारक से भी अभिक्रिया करने पर क्या उत्पन्न करते हैं, जल तथा लवण बनाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं धातु ऑक्साइड। ठीक है, यही हमारे क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, यह जो है अम्ल या क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड है ये कैसे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। कैसे, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं उनके भी नाम हमें बताने हैं। यानी कि वे दो धातुओं के नाम बताने हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देंगी, अलग कर देंगी या विस्थापित
कर देंगी। और ऐसी दो धातुओं के नाम बताने हैं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दो ऐसी धातुएं हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जबकि कॉपर और एजी यानी सिल्वर धातुएं ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों कर देंगी? क्योंकि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम हैं वो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं, इसलिए तनु अम्ल को जो है हाइड्रोजन से विस्थापित कर देंगी। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो किससे, कॉपर और सिल्वर से कैसा है, सिल्वर से है अधिक क्रियाशील, इसलिए जो है कॉपर और सिल्वर जो हैं हाइड्रोजन से तनु अम्ल को विस्थापित नहीं कर सकती। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमारा यह है साथियों कि वे धातुएं जो अधिक क्रियाशील हैं वो किसी अन्य तत्व के, किसी अन्य यौगिक के किसी तत्व को क्या कर सकती हैं, विस्थापित कर सकती हैं। कौन, अधिक क्रियाशील धातु वाला तत्व जो है कम क्रियाशील वाले धातु के तत्व को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? यहाँ पर हमसे कह रहा है अगर कोई धातु हम एम ले लें, ठीक है, अगर हमें उसका विद्युत अपघटनी परिष्करण करना हो तो उसमें आप एनोड किसे बनाएंगे, एनोड मतलब धनात्मक सिरा किसे बनाएंगे, और कैथोड मतलब ऋणात्मक सिरा किसे बनाएंगे, एवं विद्युत अपघट्य जो है किसे बनाएंगे। तो साथियों इस धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में हम अशुद्ध धातु एम को क्या बनाएंगे, एनोड, यानी कि मोटे वाले सिरे को, जो अधिक वाला सिरा होगा यानी अशुद्ध धातु वाला सिरा होगा उसे हम बनाएंगे एनोड। ठीक है, तथा शुद्ध धातु एम की पतली पट्टी को, यहाँ पर हम मोटी पट्टी को और यहाँ पर शुद्ध धातु और एम की पतली पट्टी को हम बनाएंगे ऋणात्मक सिरा यानी कि कैथोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। इसके बाद हम बात करें विद्युत अपघट्य की, तो विद्युत अपघट्य यहाँ पर हम बनाएंगे अम्लीकृत लवण विलयन को। जो एम धातु का, जो भी हम एम धातु लेंगे उसका जो अम्लीकृत लवणीय विलयन होगा उसको हम बनाएंगे विद्युत अपघट्य। ठीक है, समझ में आई होगी बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। तब क्या होगा, गैस की क्रिया कैसी होगी, सूखे लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आई लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये जो ऊपर दी गई समीकरणें हैं इनको हमें क्या करना है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसको समझते हैं। चित्र के माध्यम से हमने एक बर्नर लिया, ठीक है, उसके ऊपर एक प्लेट रखी, प्लेट में हमने सल्फर पाउडर वाला स्पैचुला रखा, ठीक है, और गैस को हमने परख नली में एकत्र किया। अब गैस को जो हमने परख नली में एकत्र किया उस गैस से जो है सूखे लिटमस पत्र पर, किस पर, सूखे लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हमारा सूखा लिटमस पत्र था उस पर जो है गैस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो आई लिटमस पत्र है उस पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, जो नीले रंग के आर्द्र लिटमस पत्र को, जो नीले रंग का जो हमारा आई लिटमस पत्र था उसको क्या कर देता है, बदलकर लाल कर देता है। कैसा कर देता है, बदलकर लाल कर देता है। अब बोला कि इन दोनों अभिक्रियाओं को, ये जो ऊपर हुई हैं 1 और 2, तो इन दोनों को हमें कैसे लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में लिखना है। तो हमने लिखा S + O2 गिव्स SO2, क्या बना हमारा, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, और इसका सेकेंड आई लिटमस पत्र का तो SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल हमारा बना जाके सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए जिससे हम लोहे को जंग लगने से बचा सकें। तो साथियों लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्नवत हैं। फर्स्ट है एसिड लेपन,
क्या है फर्स्ट तरीका, यसद लेपन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वलाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वलाइजेशन। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है, लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जिंक की पतली परत को चढ़ाना हम क्या बोलते हैं, इसको यसद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यसद लेपन, जिससे क्या होता है, लोहे तथा इस्पात में जंग नहीं लगता है, और इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं गैल्वलाइजेशन। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है वो है हमारा पेंटिंग द्वारा। अगर हम उन वस्तुओं पर, उन लोहे पर क्या कर दें, पेंट कर दें, तब भी जो है हम वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब हम पेंट कर देते हैं वस्तुओं पर, तो क्या होता है, जो इसकी सतह है लोहे की, वो वायु और आर्द्र के संपर्क में नहीं रह पाती, सीधे संपर्क में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग और यसद लेपन की विधि है, इसके द्वारा जो है हम लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। अगर हम अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएंगी। तो साथियों, यदि हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया जो है अधातुओं के साथ करवाते हैं तो अधिकांशतः जो धातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तथा कुछ धातुएं होती हैं, ठीक है, कुछ धातुएं होती हैं जो उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। कैसे? उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि अम्लीय ऑक्साइड में ये बनाती हैं SO2, CO2, NO2। ठीक है, ये कैसे ऑक्साइड है? हमारे अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, अगर हम बात करें उदासीन ऑक्साइड की, जैसे H2O, CO, ये क्या है हमारे, ये है हमारे उदासीन ऑक्साइड, जो कि कौन बनाता है? अधातुएं। कब बनाती है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद। याद रखना है आपको, क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कारण बताइए। हमें इन सब के कारण बताने हैं। 4 क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए हैं, सभी के हमें कारण बताने हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, यह हमें बताना है। तो साथियों, सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु, आर्द्रता, अम्लों से जल्द संक्षारित नहीं होती, यानी कि इनमें जो है वायु, ठीक है, और आर्द्र वायु तथा अम्लों से जल्दी कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, यानी संक्षारण इनका नहीं होता है, और इनकी जो धात्विक चमक होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए जो है हम प्लेटिनम, सोना एवं चांदी के आभूषण बनाते हैं। ठीक है, साथ ही ये धातुएं सर्वोत्तम आघातवर्ध और तन्य भी हैं। ये धातुएं कैसी है? आघातवर्ध हैं, जो कि क्या करती हैं, इनको अगर हम पीटेंगे तो ये क्या करेंगी? फैल जाएंगी, टूटेंगी नहीं। आघातवर्ध का मतलब होता है इनमें घात सहने की क्षमता होती है। ठीक है, अगर इन पे हम घात करेंगे, यानी इसको हथौड़े से पीटेंगे, तो क्या होगा? ये पतली चादर नुमा बन जाएंगे, लेकिन टूटकर बिखरेंगे नहीं। ठीक है, इनमें तन्यता का भी गुण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है हमारा, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये कारण हमें बताना है। तो साथियों, यहाँ पर कारण हमें दिया गया है, यहाँ पर वो डबल लिख गया था, यहाँ पर देखिए आप, कारण हमें दिया गया है क्योंकि जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है और लिथियम जैसी जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर ये क्या करती है? आग पकड़ लेती हैं। अगर हम सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुओं को अगर ऑक्सीजन में अगर खुले में छोड़ देंगे, ये क्या करेंगी? ये आग पकड़ लेंगी। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और अचानक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। साथ ही ये धातुएं जल के साथ भी तेज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं और उत्सर्जित H2 जलने लगते हैं, और इसमें से निकलने वाले जो H2 होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या करते हैं? जलने लगते हैं। इसलिए जो है हम आग से बचाव के लिए इसको जो है इन सभी धातुओं को किसमें? केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं।
ठीक है, तो यही कारण है इनको हम तेल के अंदर संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, अब इसी में हमारा सी क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। जो हमारी एल्यूमिनियम है वो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका हमें कारण देना है। नेक्स्ट हम इसका भी कारण देंगे। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों किया जाता है, इन दोनों के आंसर हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सी नंबर ऑप्शन का आंसर। देखो, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बर्तन इसलिए बनाते हैं क्योंकि बर्तनों के ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उसकी परत बन जाती है, जो एल्यूमिनियम की सतहों को संक्षारित होने से बचाता है तथा खाद्य पदार्थों को भी खराब होने से बचाता है। यदि हम एल्यूमिनियम का उपयोग जो है बर्तनों को बनाने में करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा Al2O3 है उसकी एक परत बन जाती है, जिससे क्या होता है, हमारी एल्यूमिनियम भी संक्षारित नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, यानी कि उस पर जंग वगैरह नहीं लगती है तथा खाद्य पदार्थ भी जो हैं जल्दी खराब होने से बच जाते हैं। इसलिए जो है हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं बर्तनों को बनाने के लिए। अब बात करते हैं इसी में डी क्वेश्चन के आंसर की। तो क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अगर हम किसी निष्कर्षण प्रक्रम को करते हैं तो उसमें कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए किसी भी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आपने तांबे के मालिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। आपने कई एड्स में भी देखा होगा जिनमें दिखाया जाता है कि नींबू या इमली यानी खट्टे पदार्थों से क्या होता है, बर्तनों को साफ करते हुए दिखाया जाता है। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं, इसका कारण हमें बताना है। साथियों, जब हमारे बर्तन गंदे हो जाते हैं तो उनमें एक क्षारकीय पदार्थ बन जाता है, और आप जानते ही हैं कि क्षारकीय पदार्थ को नष्ट करने के लिए हमें अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। तांबे के ऊपर आर्द्र वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कॉपर कार्बोनेट की एक हरी सी परत बन जाती है। ठीक है, और ये हरी सी जो परत होती है वो क्षारकीय प्रकृति की होती है। ठीक है, इसलिए जब इसे नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें मौजूद जो अम्ल होते हैं वो क्षारक को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और बर्तन हमारा साफ हो जाता है। तो साथियों, क्या बनता है हमारा, कॉपर कार्बोनेट की एक परत बनती है जिसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं साइट्रिक अम्ल से। ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, कॉपर साइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। तो इस प्रकार से हमारे बर्तन जो है साफ हो जाते हैं। यह क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपको इसको जो है ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं ज़रूर पूछ लिया जाएगा। अगर कहीं नहीं पूछा गया तो ऑप्शनल में ही पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। तो धातुओं रासायनिक गुणधर्मों के आधारों पर हमें क्या करना है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेद बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो साथियों, जो धातुएं होती हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो सभी धातुएं होती हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारकीय। लेकिन जो अधातुएं होती हैं साथियों, वो अधातुएं अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। अम्लीय ऑक्साइड तो बनाती ही बनाती हैं, ठीक है, साथ ही कैसे उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं। इसके बाद सेकंड जो डिफरेंस है धातु एवं अधातु में वो ये है, धातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जो धातुएं होती हैं वो तनु अम्ल से क्या करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं।
लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। ठीक है, तो एक ये भी डिफरेंस है कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं तनु अम्लों से, लेकिन अधातुएं तनु अम्लों से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। तो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, धातुएं अपचायक होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? अपचायक होती हैं, वहीं पर अधातुएं उपचायक होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और माइनस यानी नेगेटिव आयन बनाती हैं। ठीक है, वहीं पर धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि अधातुएं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करती हैं, अतः हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं कर पाती। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की और लास्ट डिफरेंस की। तो लास्ट डिफरेंस है हमारा, सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती हैं, केवल सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे क्रियाशील तत्व बनाती हैं। ठीक है, तो ये केवल तत्व जो हैं वो ही केवल हाइड्राइड बनाते हैं। सभी धातुएं जो हैं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड नहीं बनाती हैं, जबकि सभी अधातुएं जो हैं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड्स बनाती हैं। एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। एक व्यक्ति क्या करता है? प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में से पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया है। उसने क्या ढोंग रचाया है कि भाई पुराने और जो मलिन यानी गंदे सोने हो गए हैं उनमें चमक पैदा कर देगा। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं। कंगन क्या होता है? नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उनका वजन जो है अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं उस सुनार ने किस विलयन का उपयोग किया था? तो साथियों, उस सुनार ने एक्वा रेजिया का विलयन उपयोग किया था। कौन सा विलयन? एक्वा रेजिया का विलयन उपयोग किया था। वह व्यक्ति जो सुनार बनकर आया था उसके पास एक्वा रेजिया का विलयन था, जो 3:1 में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है, जिसके कारण कंगन चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन काफ़ी कम हो जाता है। कौन सा विलयन? एक्वा रेजिया विलयन। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से सिर्फ इतना पूछा जाता है, किसमें? ऑप्शन टाइम में पूछा जाता है। ठीक है, पिछले साल 2019 में, ठीक है 2019 में यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात, लोहे यानी लोहे की जो मिश्र धातु है इस्पात का नहीं। इसका कारण बताइए, यानी किस कारण से हम तांबे का उपयोग करते हैं गर्म जल के टैंक को बनाने में? ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो कॉपर होता है वो ऊष्मा का क्या करता है? सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि जो इस्पात होता है, ठीक है, जो कि लोहे का एक मिश्र धातु है। इस्पात क्या है? लोहे की एक मिश्र धातु है। वह ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। ऊष्मा का चालक तो होता है लेकिन अच्छा चालक नहीं होता है। ठीक है, साथ ही कॉपर जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात जो है जल से अभिक्रिया करता है। और क्या होता है? इस्पात में जंग लग जाती है। क्या होता है? जंग लग जाती है इस्पात में, क्योंकि जो इस्पात होता है, जो लोहा होता है, वो अभिक्रिया कर लेता है किसके साथ? जल के साथ, H2O के साथ, और उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है। लेकिन कॉपर जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसी कारण से हम गर्म जल के टैंक को बनाने के लिए तांबे का उपयोग करते हैं।
तो साथियों मैं आशा करता हूँ आज जो मैंने चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।